हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल की जो स्टार्ट की है वो सिर्फ किसके लिए की है, क्लास 10th के लिए। अभी इस वाले यूट्यूब चैनल पे जो क्लासेस मिलेगी वो सिर्फ 10th क्लास के लिए है और 10th क्लास का सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, रिविज़न होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से आपको पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस मिलेगी। लेकिन ये वाला जो टाइमिंग है, जो हमारी 1 मंथ जनवरी में जितनी भी क्लासेस आएंगी वो सिर्फ किसको लेके होंगे, रिवीजन क्लासेस होंगे। रिवीजन जिस तरीके से होना चाहिए हम सिर्फ उसी तरीके से रिवीजन करेंगे, पूरा डिटेल में ना पढ़ के, जो एग्जाम में आपको बेनिफिट दे सके। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ भी रहे हो तो आपको उसका फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लासेस कुछ नए अंदाज में शुरू कर रहे हैं। वो किस तरीके से होगा थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे हम जो एक ही क्लास में, हमारी जो क्लास होगी उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपकी 40 से 45 मिनट्स होगी। मैक्सिमम जो टाइम जाएगा वो आपका 50 मिनट्स जाएगा। 50 मिनट्स से ऊपर की टाइमिंग ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि बच्चों ये वाला जो आपका टाइम चल रहा है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी यूट्यूब पे नहीं डिपेंड रहना है कि आप पूरा दिन यूट्यूब से ही पढ़ रहे हो। आपको मैक्सिमम अपना जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करना है। आपने पूरा साल बहुत पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज करना है। इसलिए मेरी क्लासेस जो होगी वो 50 मिनट से ऊपर नहीं होंगी कि लगा के अगर आप 1 घंटा यूट्यूब को दे रहे हो तो आपको यहाँ से 2 से 3 चीज़ें मैं आपको दे सकूँ रिवीजन में। तो हम इस 50 मिनट्स की क्लासेस में मिनिमम आपका 30 मिनट्स होगा, मैक्सिमम आपका कितना होगा, 50 मिनट होगा, है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 30 मिनट्स की क्लास आ रही है। इस 50 मिनट्स की क्लास में क्या होगा, आपकी साइंस चलेगी, मैथ्स चलेगा और एसएसटी चलेगी। ये तीनों सब्जेक्ट आपके बिल्कुल साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं कि 50 मिनट अलग अलग क्लास है, 50 मिनट की है, 50 की है। इन 50 मिनट में ही आपके तीनों सब्जेक्ट्स कवर होंगे और सिर्फ इनका क्या होगा, रिवीजन होगा। जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी, उसी तरह के क्वेश्चंस आपके होंगे। साइंस में अभी हम 2 टर्म्स लेके चलेंगे। साइंस जो हम पढ़ेंगे डेली बेस में, वो अभी हम केमिस्ट्री और फिजिक्स तैयार करेंगे। फिर मैं आपका जो वीडियो उसकी है बायोलॉजी, 2 या 3 वीडियो में आपकी पूरी, जैसे 4 चैप्टर है तो एक वीडियो में एक चैप्टर में ऐसे करके खत्म करा दूंगी। तो बायोलॉजी हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। इस वाली क्लासेस में 50 मिनट्स में आपको फिजिक्स का 15 मिनट का लेक्चर मिलेगा, केमिस्ट्री का 15 मिनट का लेक्चर मिलेगा, 10 मिनट के आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको सभी को मैथ्स करना आता है। बस आपको ये देखना है कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या हमें रिवाइज करना है। तो 10 मिनट में आपको सारे हर चैप्टर से क्वेश्चंस कराऊंगी, थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दिया करूंगी। आपको करने खुद है वो डेली, आपको एक थोड़ा सा ये मिल जाएगा कि हाँ मुझे ये रिविजन में आज ये करना है। और आपकी 15 मिनट की क्या चलेगी, 15 से 10 मिनट की आपकी डेली एसएसटी के कुछ ना कुछ टॉपिक्स होंगे, जहाँ से हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री में आपके 4 से 5 चैप्टर हैं। तो डेली अब जब हम करेंगे तो एक ही दिन में हमें चारों पांचों सब्जेक्ट्स करने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने पर्टिकुलर, अगर हमारी 20 डेज, मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब लगा के जो मैंने देखा कि 20 डेज में आपके ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो जनवरी भी अगर हम पूरा ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे सारे चैप्टर्स क्या हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी। सबसे पहले हम अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री में भी पहले वो वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में वेटेज सबसे ज्यादा होता है। और वो आपको सभी को पता है कि कार्बन और इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर है केमिस्ट्री में जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज आता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें रिएक्शंस आती हैं, आयुपैक आता है आपका, एक दो एमसीक्यूज में मिल जाता है। तो केमिस्ट्री का अगर हम पोर्शन देखें तो इस वाले चैप्टर पे मैक्सिमम चैप्टर जो क्वेश्चन पेपर है आपका इसी पे रहता है। और साइंस के पेपर में 3 का डिवाइडेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री और कौन सा आपका बायोलॉजी है। और ये वाली जो क्लासेस हैं वो यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, मैं क्लियर कर दूं कि आपका ये सिर्फ यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। बोर्ड मेरा जो यहाँ पे टारगेट है वो यूपी बोर्ड का है। तो फिजिक्स का जो आता है वो 20 मार्क्स का पेपर आता है, केमिस्ट्री 25 की आती है, बायोलॉजी 25 की होती है। तो इस तरह से आपके 70 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो 25 मार्क्स में आप लगा के 15 नंबर का, ये मानो 15 से 18 नंबर का आपका चैप्टर कौन सा आता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर आता है। तो हमें सबसे पहले हम इसी को कवर करते हैं। इसमें एक टॉपिक है,
तीन ग्रुप है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखो ये रिवीजन क्लासेस है, तो रिवीजन क्लासेस में आपको मैं ये नहीं बताऊंगी कहाँ से आए हैं, हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए अपने टॉपिक्स कवर करने हैं। तो 3 टॉपिक्स से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो तीनों टॉपिक्स आपके क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इनके जर्नल फॉर्मूले पूछे जाते हैं कि राइट द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन या व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको देख रहे हैं तो बस आपको वर्डिंग तो यही है, थोड़ा सा उसमें एल्केन हिंदी में लिखा होगा, लिखा एल्केन ही होगा। तो अगर आप हिंदी में समझ सकते हैं तो देख लेना, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मत देखना, फिर आपके जो नोट्स है वहां से पढ़ सकते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। 3 फॉर्मूले आपको यहाँ से याद करके जाने हैं, ठीक है। और आपको कोशिश करनी है कि 15 मिनट में जितने केमिस्ट्री यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, और फिर 15 मिनट लगा के आपको खुद से उसको एक बार रिवीजन कर देना है। मतलब डेली का जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो वहीं पे कंप्लीट हो जाए। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने टॉपिक्स को डिले कर सकें कि अब पढ़ रहे हैं और रिवीजन बाद में करेंगे। जो होना है डू एंड डाई अभी होना है, ठीक है। जो भी पढ़ना है हमें अभी अपना कवर करते चलना है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला क्या होगा आपका, CnH2n-2। अब कार्बन है, कार्बन के हमें नाम याद होने चाहिए। 1 कार्बन हो, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है और 5 कार्बन है। 5 कार्बन तक हमें नाम पता होना चाहिए। 1 कार्बन पे नाम होती है मेथ, 2 कार्बन पे होती है ईथ, 3 कार्बन पे होती है प्रॉप, 4 कार्बन पे होता है ब्यूट और 5 कार्बन पे होता है पेंट। ये 5 कार्बन है आपके, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। अगर आपको 1 कार्बन कहीं दिखाई दे रही है, 1 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, तो उसका जो नाम बनेगा वो किससे बनेगा, मेथ से बनेगा। 2 कार्बन दिखाई दे रही है, ईथ से बनेगा। 3 कार्बन दिखाई दे रही है, प्रॉप से बनेगा। 4 कार्बन दिखाई दे रही है, ब्यूट से बनेगा। और 5 कार्बन अगर दिखाई दे रही है तो क्या बनेगा आपका, पेंट से बनेगा। इन फॉर्मूलों को हमें, इन कार्बन्स को एल्केन में लगाना है, तो हम यहाँ पे नाम बनाएंगे। अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितनी होंगी, जनरल फॉर्मूला क्या बताता है एल्केन का, कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन उसका डबल करके मोर देन 2 कर देना है। कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन उसका डबल करके मोर देन 2 कर देना है। तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 4। 1 का डबल करोगे 2 और उसका मोर देन 2 कर दोगे तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। CH4। इसका नाम देखो क्या होगा, ठीक है, इसका नाम बनाते हैं। 1 कार्बन पे होती है मेथ, हम बना रहे हैं एल्केन, एन। इसके पीछे की साउंड जो होती है वो क्या होती है, एन होती है। तो मेथ में आप एन लगा दोगे तो बन जाएगा मीथेन। मेथ में एन लगाओगे नाम क्या बन जाएगा, मीथेन। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी, डबल करके मोर देन 2 करनी है। तो 2 2 जा 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। नाम क्या हो जाएगी, 2 कार्बन पे ईथ होती है, पीछे से लगाना एन, तो नाम हो जाएगा इसका इथेन। मीथेन बना, इथेन बना। नेक्स्ट है हमारा कार्बन अगर हमारी 3 है तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6 मोर देन 2 8, यानी कि 8 हो गया। इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन में प्रॉप होती है तो ये बन जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन। कार्बन अगर हम 4 ले लेते हैं, किसी 4 कार्बन पे आ रहा है तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 4 2 जा 8 मोर देन 2 10। 4 कार्बन पे ब्यूट एन लगाना है तो नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ये हो गया। एक और बना लेते हैं 5 वाली। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। तो ये बन जाएगी हमारी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 5 पे होता है पेंट, तो ये बन जाएगा पेंटेन। तो ये 5 कार्बन तक हमने नेम याद किए। यहाँ से कुछ भी आ जाता है, मैचिंग में MCQs आ जाता है या नाम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या है, इथेन का फॉर्मूला क्या है। तो CH4 मीथेन होगा, C2H6 इथेन होगा, C3H8 प्रोपेन होगा, C4H10 ब्यूटेन होगा, C5H12 क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। रटना नहीं है आपको,
एल्केन को समझना है। एल्केन क्या कहता है? एल्केन कहता है जितनी कार्बन है हाइड्रोजन उसकी डबल करके 2 ज्यादा कर देनी है। कार्बन अगर मैंने 7 दिखाई दे रही है, मेरे को कार्बन 7 दिखाई दे रही है, तो हाइड्रोजन कितनी होगी? 7 2 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी कि C7H16 का नाम। अब 7 पे हमें पता होना चाहिए कि 7 पे क्या होती है, तो 7 पे हेप्ट होती है। हेप्ट में एन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? हेप्टेन बन जाएगा। 5 ही आता है, ठीक है। 5 तक हमें याद होना चाहिए कि 5 कार्बन तक क्या नेम है। तो इस एन पे अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, यानी कि CnH2n+2 पे अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो हम इजीली इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपके कुछ एल्केन्स है, इनको नोट कर लो और 1-2 बार रिवाइज कर लो, 1-2 बना के देख लो। डन, यहाँ तक इतना डन है। अब हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जितना एग्जाम वाला हमसे पूछ रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के आंसर देके आने हैं, ठीक है। अभी ये टाइम है कि हमें क्वेश्चन के आंसर देके आने एग्जाम में। तो क्वेश्चन के आंसर एग्जाम में कैसे दोगे? जब हमें उसके बारे में पता होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या है, मीथेन का फॉर्मूला क्या, ऑप्शन दे रखा है CH4 CH3 CH2 C2H5। तो हमें पता है मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। तो आप इस पे टिक कर दोगे CH4 पे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब यहीं से देखो, ये है हमारे एल्केन, हमने एल्केन्स पढ़े। यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं। जो हमारी एल्केन होती है ALKANE, और ये स्पेलिंग मैटर करती है, ANE आता है इसमें। इस एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, एक एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल देते हो तो वो बन जाती है एल्काइल। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर हम निकाल देते हैं तो क्या बन जाती है? एल्काइल बन जाती है। CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हो तो वो क्या बन जाता है? CnH2n+1 बन जाता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला हुआ CnH2n+2, एल्काइल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। अब यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है CH4 में से तुम्हें एक हाइड्रोजन क्या करना है? रिड्यूस कर देना, एक हाइड्रोजन निकाल देना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3। CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या बना? CH3 बना। अब हमें CH4 का नाम पता है। CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। इस मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाती है तो एल्केन वही क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। तो मीथेन आपका बन जाएगा मिथाइल। CH4 मीथेन होती है और CH3 क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। C2 है तो H कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन कम कर दी तो बन गया C2H5। क्या बना? C2H5। C2H6 का नाम होता है इथेन, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी इथाइल, ठीक है। ये क्या बन गई? आपकी इथाइल। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे काफी सारे कंपाउंड बनेंगे, इनसे मिला के रिएक्शंस भी आती है इन कंपाउंड पे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। जहां मिथाइल साउंड आएगी CH3, जहां इथाइल साउंड आएगी C2H5। C2H5 इथाइल हो जाएगा और CH3 आपका क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। एक एल्कोहल ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल ग्रुप है। एल्कोहल ग्रुप होता है OH। एल्कोहल ग्रुप क्या है? OH, यानी कि जहां पे आपको एल्कोहल की साउंड आ रही है वहां पे क्या लगाना है? मुझे OH लगाना है। हमें वहां पे क्या लगाना है? OH लगाना है। अब मैंने आपसे बोला इथाइल एल्कोहल, क्या बोल रहे हैं हम? इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल, अब आपको पता है इथाइल क्या होता है? C2H5। उसमें क्या लगाना है? एल्कोहल लगाना है। एल्कोहल क्या होता है? OH होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H5OH। इनका आयुपेक नेम अलग है, वो भी हम सीखेंगे जब टॉपिक आएगा। C2H5OH का नाम क्या है? इथाइल एल्कोहल। तो ये बन गया आपका इथाइल एल्कोहल। मैंने बोला आपको मिथाइल एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? मिथाइल होती है CH3 और एल्कोहल क्या होता है? OH। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। तो इस टर्म्स को कुछ इस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखे? यहाँ पे हमने कुछ एल्केन सीखे, जिसमें कौन कौन है? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। रिवाइज कर लिया करो एक बार। जब भी रिवीजन करने बैठ रहे हो पेन जरूर चलते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका पेन चल रहा है तब तक आपका माइंड वहां पे
विदाउट पेन कॉपी के रिवीजन करोगे तो माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, इधर उधर की बातें हमारे माइंड में आती रहती है। तो हमेशा आपको पेन के साथ ही रिवीजन करना है। पेन चलाते रहोगे तो माइंड आपका वहीं रहेगा, क्योंकि बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। जो चीज़ आप लिख रहे हो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी कोई भी रिवीजन कर रहे हैं, आपके घर में बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे रिवीजन करो, नहीं है तो कॉपी पे रिवीजन करो, डजेंट मैटर। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH। और एग्जाम तक अब मैं आपके साथ यहीं पे हूँ, आपको लग रहा है कि ये क्लासेस हमारे लिए बेनिफिट है, हमारा लाभ दे रही है हमें, तो आप प्लीज देखिएगा। लेकिन सिर्फ 1 घंटा है तो 1 ही घंटा, ये नहीं कि आप नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, दूसरी वीडियो आ रही है फिर उसको देख रहे हो। आपको अपना सफिशियंट टाइम देना है, बहुत प्रीसियस टाइम चल रहा है आपके लिए ये, तो जितना जरूरी है उतना। अगर आपको आते ही है तो खत्म करो, नहीं देखना में हमें आता है, नहीं आता है तो हमें रिविजन करना है साथ में, ठीक है। तो एल्केन का फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, एल्काइल का फॉर्मूला हो गया CnH2n+1। चले आगे, एल्केन से बनाया हमने एल्काइल। एक और देख लेते हैं, एल्कीन। एल्कीन ENE, वहां पे था ANE, यहाँ पे ENE। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये जनरल फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि जितनी कार्बन है हाइड्रोजन जस्ट उसकी डबल करनी है। जितनी हमारी कार्बन है हाइड्रोजन जस्ट उसकी क्या करनी है, डबल करनी है। मैंने कार्बन ली 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। नाम बताओ इसका क्या है, 2 कार्बन पे ईथ होती है, ईथ में लगानी है हमें ईन, तो क्या नाम क्या बन जाएगा, इथीन। ENE, वहां पे था ANE, यहाँ पे ENE है। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन जस्ट इसकी डबल हो जाएगी, 3 2 6। 3 कार्बन पे होता है प्रोप, लगाना हमें ईन है तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपीन। ये हो गई आपकी प्रोपीन। कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 4 2 8, जस्ट डबल। जनरल फॉर्मूला बताता है जितनी कार्बन है हाइड्रोजन जस्ट उसकी डबल होगी। यहाँ N है, यहाँ पे 2N है, तो C4, 4 कार्बन पे ब्यूट होता है, लगाना ईन है तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। C5 तो H कितना होगा, 10, 5 पे होती है पेंट, ईन लगाना है तो क्या बन जाएगा, पेंटीन। तो ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखना है कि कहीं इथीन आ रहा है तो इथीन लिखने में हम चूके ना, इथीन हमें पता हो कि कार्बन 8 पे, एक ये चीज जरूर पता होनी चाहिए, मैथ पे साउंड है तो कार्बन 1 होगी, 8 आ रहा है तो 2 होगी, प्रोप आ रहा है तो 3 होगी, ब्यूट आ रहा है तो 4 होगी, और पेंट आ रहा है तो आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और एक क्या हुआ आपका, पेंटीन। तो ये कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन हुआ। दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं अब हम पढ़ेंगे अपनी फिजिक्स। रिवाइज जरूर करना है। एल्केन पढ़ा, एल्केन से एल्काइल बनाया हमने, और एक टॉपिक पढ़ा हमने एल्कीन। मुझे बताना जरूर कि इस तरीके से हम क्लासेस लेके चलेंगे तो सही रहेगा या अलग अलग चले। मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ही ठीक है कि 1 घंटे में हम 4 सब्जेक्ट का रिवीजन करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ही आपको अपने साथ रखना है। बस रिवीजन के लिए 1 घंटा बहुत है कि हाँ 1 घंटे में सब कुछ मिल रहा है, फिर अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल चुका कि कैसे कैसे हमें लेके चलना है चीजों को। फिजिक्स लेके चलते हो। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर लेते हैं। फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर है लाइट, और लाइट की यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो यहां से जो वेटेज है आने का वो एक तो न्यूमेरिकल से, यहां से आपका न्यूमेरिकल जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल सीधा आता है। और दूसरा होता है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा इसका, कि रे डायग्राम बनाना है तो हमें कुछ चीजें थोड़ी सी समझनी होंगी। एक तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट का पढ़ रहे हैं, लाइट की कोई भी रे आ रही है, किसी सरफेस पे आके बाउंस हुई, बाउंस होके क्या हो रही है, वो बैक हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कि लाइट की कोई भी रे आती है, सरफेस से टकराती है, और टकराने के बाद जिस मीडियम से वो आ रही थी उसी मीडियम में वो क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ से कोई लाइट आई, यहाँ पे एक सरफेस है, सरफेस से टकराई और इसी में क्या हो गई आपकी, वो बैक हो गई, ठीक है। तो आने वाली जो रेज होती है, आने वाली रेज को बोलते हैं हम इंसिडेंट रेज।
बाउंस होके जो बैक होती है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। तो दो रे होती है हमारे पास, आने वाली रे इंसिडेंट होती है और टकरा के वापस जाने वाली रेज जो होती है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। एक छोटा सा डायग्राम समझ लेते हैं इसका। ये सरफेस है और सरफेस आपका ऐसा होना चाहिए जिससे रेज बैक हो जाए, यानी कि पॉलिश वाला सरफेस लाइक मिरर। ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, यहां से रेज आती है लाइट की, बाउंस होके वापस हो जाती है, जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में क्या हो गई, वो वापस हो गई। यहां से आने वाली रेज और ये जाने वाली रे, आने वाली रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जाती है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली रे इंसिडेंट रे, टकरा के वापस जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट होती है, जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ये आपका इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोल देते हैं। इस पॉइंट पे हम क्या डालते हैं, नॉर्मल। इस पॉइंट पे जब आप नॉर्मल डालोगे तो हमारे दो एंगल बन जाते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल डाला हमने यहाँ पे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है। ये एंगल आई होता है और ये एंगल होता है आर। दो एंगल हमें मिले, एंगल आई, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर बना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो एंगल बनते हैं। एंगल आई है, आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल क्या होता है, आर होता है। जितना एंगल आई होगा उतना ही आपका क्या होगा, एंगल आर होगा। इनको बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है, हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन याद कर लेना, अपने नोट्स में से होगी कि लाइट जिस मीडियम में आती है बाउंस होकर उसी मीडियम से वापस चली जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन लाइट की एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है कि जिस मीडियम में लाइट आती है सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में क्या हो जाती है, बैक हो जाती है, वापस चली जाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। इसके कुछ लॉज है, कुछ क्या, दो लॉज है। पहला लॉ क्या बताता है हमें, पहला लॉ डायग्राम में दिख रहा है हमें, क्या लॉ है, आने वाली रेज यानी कि इंसिडेंट रे, सरफेस से टकराकर वापस जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट हुए यानी कि इंसिडेंट पॉइंट पर डाला गया नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट पर हमने क्या डाला है, नॉर्मल। ये सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, तीनों चीजें एक ही प्लेन पे लाई हो रही है। इंसिडेंट रेज, यहीं से रिफ्लेक्टेड रे, और इसी पॉइंट पे हमने क्या डाला हुआ है, नॉर्मल डाला हुआ है। तो तीनों एक ही सरफेस पे होते हैं, तो लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, क्या बताता है कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल क्या होता है, आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्या बना है, 30 डिग्री का बना है, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितने का बनेगा आपका, 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, समझ में है आपको ये चीजें। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन हम किस में देख सकते हैं, कैसे समझेंगे रिफ्लेक्शन को। तो रिफ्लेक्शन देखा जाता है किसमें, मिरर में। ठीक है, यहीं से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, यहीं से आपके रे डायग्राम बनते हैं। दो क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हैं एग्जाम में, एक तो यहाँ से आपका रे डायग्राम आएगा और एक आपका यहाँ से आएगा न्यूमेरिकल। देखो, तो हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या समझना है, ये मिरर। मिरर जो है आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और एक क्या होगा आपका, स्फेरिकल मिरर। फिर ये स्फेरिकल मिरर भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव
और एक क्या होता है कॉन्वेक्स। टाइप्स ऑफ मिरर, टू टाइप्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होगा कि हमारा एक सरफेस होगा स्फेरिकल सरफेस, उनके बाहर की साइड पॉलिश होगी, उसके बाहर की साइड क्या हो रही है पॉलिश हो रखी है, ठीक है। कॉनकेव स्फेयर होगा हमारा, कोई कटा हुआ स्फेयर होता है और इसके अंदर की साइड पॉलिश होती है, दबी हुई साइड। ये क्या बन जाता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो दोनों के डायग्राम में आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिश हमें करने किधर है। तो कॉनकेव में क्या होता है उभरा हुआ जो साइड होता है, ठीक है, बाहर की साइड क्या करते हैं हम पॉलिश करते हैं। कॉन्वेक्स में जो पॉलिश होती है वो दबे हुए सरफेस की तरफ होती है, जिधर सरफेस आपका दबा हुआ था, दबा हुआ पृष्ठ होता है, वहां पे हम क्या कर देते हैं पॉलिश कर देते हैं। तो वो क्या बन जाता है कॉन्वेक्स बन जाता है। बाहर वाली साइड करोगे यानी कि उभरा हुआ, जहाँ से थोड़ा मोटा सा होता है, जिधर उभरा हुआ पृष्ठ होता है, उभरा हुआ सरफेस होगा, वहां पे आप पॉलिश कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका वो कॉनकेव बन जाएगा। और प्लेन मिरर तो हम डेली देखते ही हैं, जो घर में हम यूज करते हैं शीशे में, वो प्लेन मिरर ही होता है, सीधा होता है बिल्कुल। और इस पे क्या होती है वन साइड इसकी पॉलिश होती है। इसकी फोकस पे क्वेश्चन आता है प्लेन मिरर की फोकस कितनी होती है, तो इसकी इनफाइनाइट होती है। याद कर लो इसी क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर की फोकस क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट होती है। इसकी जो फोकस है वो कैसी होती है इनफाइनाइट होती है। अब हमें रे डायग्राम पढ़ने दो चीज को लेके, कॉनकेव मिरर को लेकर और किसको कॉन्वेक्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन सा, रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ से आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन मिलेगा, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि 6 नंबर हमारे कहीं नहीं गए यहाँ से। तो देखो कैसे समझते हैं। चलो रे डायग्राम हम कल समझेंगे क्योंकि फिर ज्यादा लंबा चला जाएगा, एक साथ ही समझा दूंगी सारे रे डायग्राम। आज हम क्या समझ लेते हैं, मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूले पे क्या होते हैं, मिरर फॉर्मूले पे आते हैं न्यूमेरिकल, तो हम मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला होता क्या है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। और ये फॉर्मूला होता है स्फेरिकल मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूले के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन कैसा होना चाहिए स्फेरिकल मिरर होना चाहिए। तो वहां पे फॉर्मूला क्या बनता है 1/f = 1/v + 1/u। क्या फॉर्मूला बनता है 1/f = 1/v + 1/u। अब इसमें f, v और u क्या इनको जान लेते हैं। f होती है फोकल लेंथ, नेक्स्ट वीडियो में आप इनको समझोगे कि फोकल लेंथ होती है। अभी हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट द फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, तो आंसर सबका एक ही है 1/f = 1/v + 1/u। वेयर हमें लिखना पड़ेगा, वेयर f = फोकल लेंथ, u क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल से, लेंस के ना पोल होते हैं इसके, मिरर का पोल होता है, उस पोल से जहां भी आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं यू बोलते हैं। बाकी इतना आपको पता भी होगा क्योंकि आप पहली बार तो मेरी वीडियो में पढ़ नहीं रहे हो, पूरा 10th पढ़ते हुए हो गया हमें, ये तो रिवीजन चल रहा है, तो आपको पता भी है कि यू होता क्या है, वी होता क्या है, कहाँ से डिस्टेंस ही ली जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये यू, और ये होती है आपकी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और ये भी कहां से ली जाती है फ्रॉम द पोल। तो ये कुछ चीजें हमने फिजिक्स की तैयार की, ठीक है। डेली हम ऐसे ही पढ़ेंगे, कुछ पार्ट फिजिक्स का लेंगे, कुछ पार्ट केमिस्ट्री का लेंगे, फिर कुछ मैथ्स का लेंगे, कुछ एसएसटी का लेंगे, ठीक है। और भी कुछ चाहिए तो आप बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि 10th का रिवीजन कराना है, कंप्लीट रिवीजन कराना है, एक सब्जेक्ट से हमारा स्कोर नहीं बनता, हमें सारे ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये हुआ आपका फिजिक्स का कुछ पोर्शन। अब हम आगे चलते हैं, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स और देख लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास 1 मिनट है ना, 30 मिनट्स में कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए। तो इसमें ना लाइट की स्पीड देख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट जो ट्रेवल करता है वो 2 मीडियम में ट्रेवल करता है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो वो 2 मीडियम में ट्रेवल करता है, एयर में
और एयर को बोलते हैं हम रेयर मीडियम। एक तो आपका रेयर मीडियम और एक है डेंसर मीडियम। यहां से क्वेश्चन भी आना है कि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड बताओ। ठीक है, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? रेयर का मतलब है कैसा मीडियम है? जहां पे एयर है। डेंसर का मतलब है कि जहां पे आपका ग्लास होगा, वाटर होगी, या कोई भी आइस ले लो, आइस होगा, या कोई भी लिक्विड है। ठीक है, उस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? तो अगर रेयर मीडियम की बात आती है, एयर की बात आती है कि एयर में स्पीड कितनी होती है लाइट की, तो वो होती है, स्पीड को हम v से दिखाते हैं, v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ जैसे एयर में फिक्स है, इसको c से दिखाया जाता है। ठीक है, एयर में जो लाइट की स्पीड है किससे दिखाते हैं? हम c से दिखाते हैं। c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू याद कर लो। लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अदर मीडियम में, डेंसर मीडियम में v से डिनोट करते हैं, यहाँ पे होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की दो स्पीड है ये। अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है किसमें? रेयर मीडियम में, तो उसकी स्पीड कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वही लाइट अगर ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दो वैल्यूज आपको यहाँ से याद कर लेनी है। मिरर फॉर्मूला हमने देख लिया, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। रिफ्लेक्शन देख रहे, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन के लॉज देख लिए। रिफ्लेक्शन के दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, कौन कौन से? आने वाली रेज यानी कि इंसिडेंट रे, जाने वाली रे यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, और इंसिडेंट पॉइंट पर डाला गया जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन में लाया करते हैं। सेकेंड पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं। चलिए, अब हमारी बात आती है एसएसटी की बारे। ठीक है, एसएसटी में आज हम थोड़े से पॉइंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो टॉपिक मैंने डाला हुआ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स देख लेते हैं। मैप में भरने के लिए आ जाता है, वैसे एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन मिलता है 1 वर्ड में, मुश्किल है एमसीक्यूज, या फिर कहाँ पे आएगा आपका? मैप में आता है। तो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट देखो, हमारे पास जो इंडिया होता है उसमें 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आज हम कौन से देखेंगे? आज हम वेस्ट के देखेंगे, जो हमारा वेस्टर्न है। तो वेस्ट में हमारे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वो देख लेते हैं। पहले मैं एक बार आपको यहाँ की स्टेट दिखा दूँ। तो मैंने बनाया भी वहीं से जहाँ से हमारा पोर्ट कहाँ पे होंगे? सी पोर्ट वहाँ पे होंगे जहाँ पे हमारा वाटर लेवल होगा, यानी कि पानी होगा, समुद्र होंगे। तो समुद्र की जो टचिंग एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से स्टार्ट होती है। तो मैंने गुजरात से ही मैप ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो आपका एरिया है किसका है? गुजरात का। उसके बाद नीचे आता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद आता है आपका केरल। ठीक है, ये होता है आपका केरल। कर्नाटक के बाद क्या है? केरल। आई रिपीट, पहले क्या होगा? गुजरात, फिर नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है आपका गोवा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो राज्य है ये क्या आपका? गोवा। गोवा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में क्या आता है? आपका गोवा आता है। इनके वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल भी देख लेते हैं। तो गुजरात की क्या होती है? गांधीनगर। गुजरात की क्या होगी? गांधीनगर। महाराष्ट्र की मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की क्या हो जाएगी? मुंबई। कर्नाटक की बेंगलुरु, और केरल की त्रिवंतपुरम। ठीक है, केरल की क्या हो जाएगी? त्रिवंतपुरम। ये हो जाएगी आपकी त्रिवंतपुरम। और गोवा की पणजी। ठीक है, गोवा की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है? पणजी। स्पेलिंग आप देख लेना एक बार, पणजी। तो गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, और गोवा की क्या हो जाती है? पणजी हो जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कौन कौन से हैं। तो गुजरात में आपके 4 सी पोर्ट आएंगे, पहले नाम याद करोगे। पहला आता है आपका दीन दयाल पोर्ट। पहला कौन सा होगा आपका? दीन दयाल पोर्ट। फिर होगा मुंद्रा पोर्ट,
फिर होगा पोरबंदर पोर्ट और फिर होगा आपका वीरवाल पोर्ट। 4 पोर्ट है हमारे। कौन कौन से पोर्ट होंगे? दीनदयाल पोर्ट होगा, मुंद्रा पोर्ट होगा, पोरबंदर पोर्ट होगा और क्या होगा? वीरवाल पोर्ट होगा। तीनों को हम यहाँ पे दिखा देंगे कौन कौन से पोर्ट है यहाँ पे आपके गुजरात में। दीनदयाल, दीनदयाल पोर्ट है यहाँ कहीं ऊपर, ठीक है। उसके नीचे पड़ता है आपका मुंद्रा, मुंद्रा पोर्ट है। उसके बाद है आपका पोरबंदर, पोरबंदर पोर्ट। और उसके बाद है आपका पोर्ट 4 है ना, फिर है आपका वीरवाल, वीरावाल, वीरवाल ऐसे बोला जाता है इसको, ठीक है। वीरावाल पोर्ट है। तो आपके 4 पोर्ट हुए। कौन कौन से पोर्ट हुए? दीनदयाल पोर्ट होगा, मुंद्रा पोर्ट होगा, पोरबंदर पोर्ट होगा और वीरवाल पोर्ट होगा, वीरावाल, ठीक है। ये सारे कहाँ पे बैठते हैं? आपके गुजरात में बैठते हैं और इसी क्रम में होंगे। ऊपर दीनदयाल है, फिर मुंद्रा है, फिर पोरबंदर है। देखो मैप हमारा छोटा सा है जो हमारे पास उसमें आता है, पेज मैप में जो होता है वो छोटा है। तो गुजरात का एरिया इतना ही दिखाई देगा आपका। कोई एक आएगा तो आपको बस इतना पता होना चाहिए गुजरात में सिचुएटेड है। तो गुजरात में लगा के डॉट और उसके आगे आप एरो लगा के लिख दोगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका दीनदयाल है या फिर मुंद्रा है या फिर पोरबंदर है या फिर क्या आपका वीरवाल है। नेक्स्ट आता है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ज्यादा बड़े पोर्ट नहीं है। महाराष्ट्र में हमारे 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इंपॉर्टेंट तो एक ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। महाराष्ट्र में आपके 2 पोर्ट हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और एक आपका यहाँ पे आता है रत्नागिरी पोर्ट, रत्नागिरी। तो 2 पोर्ट आपके कहाँ पे होंगे? महाराष्ट्र में होंगे। महाराष्ट्र में कौन कौन से पोर्ट है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और कौन सा पोर्ट है आपका? रत्नागिरी पोर्ट है। उसके बाद आपका आता है गोवा। तो गोवा में आपके 2 पोर्ट बनेंगे। कौन कौन से? एक तो पणजी, ठीक है, एक तो इसमें पणजी पोर्ट आता है, उसकी कैपिटल पे ही है वो, तो जो उसकी कैपिटल है वो इसका पोर्ट हो जाता है। और एक उसका उसमें आता है आपका मरमुगांव, ठीक है। एक पोर्ट आपका कौन सा आएगा उसमें? मरमुगांव। तो स्पेलिंग कुछ ऐसे बनाओगे, MORMUGA गांव, GAO, मरमुगांव, ठीक है। एक आपका गोवा में कौन सा हो जाएगा? पणजी हो जाएगा सी पोर्ट और एक आपका कौन सा हो जाएगा? मरमुगांव। कर्नाटक में आपका एक ही है, मंगलुरु। कर्नाटक में एक इंपॉर्टेंट है मंगलुरु, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे कर लेना, ज्यादा बड़ा कोई है तो है नहीं, कब क्या पूछा जाए हमें भी नहीं पता, लेकिन एक देखा जाता है कि इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट कौन सा होता है, तो ये वाला मंगलुरु काफी बार आया हुआ है। कर्नाटक में इंपॉर्टेंट पोर्ट एक आपका कोची, ठीक है। कोची भी बहुत बार रिपीट है, कोची भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कहाँ के? वेस्ट के क्या हुए? वेस्ट इंडिया के हमारे पास यहाँ पे क्या है? पोर्ट्स हैं। कौन कौन से? गुजरात में 4 है। कौन कौन सा? वो आपका दीनदयाल पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, पोरबंदर पोर्ट और वीरवाल पोर्ट। उसके बाद आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 2 पढ़े हमने, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और रत्नागिरी पोर्ट। गोवा में एक तो पणजी पोर्ट है और एक आपका होगा मरमुगांव, मरमुगांव भी इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में होगा मंगलुरु। कर्नाटक में कौन सा होगा? मंगलुरु सी पोर्ट है। और केरल में आपका कौन सा है? कोची। यहाँ पे मैंने पोर्ट भी बता दिया आपको, एक बार ये स्टेट बता दी कि स्टेट कैसे कैसे स्टेट भी है, तो आपको पता होना चाहिए स्टेट कहाँ पे कौन सा स्टेट है, किसके बाद कौन सा स्टेट आ रहा है, उनकी कैपिटल भी बता दी। तो 3 चीज हमने यहाँ पे कवर की है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मैथ्स की बात आती है कि मैथ्स को हम कैसे करेंगे। इतना बड़ा पोर्शन है, यहाँ पे हम 45 मिनट्स में या 50 मिनट्स में किस तरीके से कवर करेंगे। तो उसमें हम कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे सबसे ज्यादा जो आना ही आना है और इजी भी है और हमें पता है कि एग्जाम में आना है, तो एक चैप्टर है हमारा स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स हमारा 13 चैप्टर है। इसमें 3 टॉपिक है, मीन, मोड, मीडियन, ठीक है। क्वेश्चन जरूर आना है यहाँ से। मीन है, मोड है, मीडियन है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगी, कल से मैं पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, आपके पास एक ये हो जाएगा कि हाँ मैम ने हमें एक होमवर्क दिया है कि आज हमें मैथ्स के इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको वहाँ पे उसका कंसेप्ट बता दिया, एक क्वेश्चन करके दिखा दिए, उसके 4 आपको क्वेश्चन दे दिए, तो आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। बी ऑनेस्टी आप करोगे, क्योंकि मैं आपकी चेक तो नहीं कर सकती,
तो वो आपको खुद देखना है कि हम अपने पढ़ाई को लेकर कितना ऑनेस्ट है। तो आपको उनकी प्रैक्टिस कर देनी है। हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना जरूर है, यहाँ से MCQs में जरूर क्वेश्चन बनता है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है 4 या 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मीन, मोड, मीडियन, पहले मैं तीनों टॉपिक्स आपको बता देती हूँ। मीन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे और मीडियन कैसे निकालेंगे। आपको आता सभी को है, लेकिन रिवीजन है तो रिवीजन हमें सभी चीज का करना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ 10 या 5 ही ले लेते हैं, 5 और नंबर्स। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ 5 और नंबर्स। तो सबसे पहले हमें 5 और नंबर लिख लेने हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, और नंबर क्या होते हैं जो 2 से कट नहीं होते हैं, 1 3 5 7 9। इनका क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। तो मीन कैसे करते हैं, समीशन ऑफ एन, एन होते हैं नंबर्स, समीशन ऑफ एन डिवाइड बाय एन, समीशन ऑफ एन डिवाइड बाय एन। तो इनका पहले समीशन ले लेते हैं। समीशन का मतलब जितने भी नंबर है उनको सबको ऐड कर दो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। और कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5। तो किससे डिवाइड कर दोगे आप, 5 से डिवाइड कर दोगे। समीशन ऑफ एन और डिवाइड बाय एन, इनका ऐड कर लेते हैं, 9 और 1 10, 3 13, 13 और 5 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 26। ऐड कर लो आप इनको, 9 और 7 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25। तो ये कितने हुए आपके, 25। एक बार देख लेना कैलकुलेशन, डिवाइड बाय किससे, 5 से। तो 5 5 से कितना हो जाएगा, 25। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 3 18, 18 और 7 25। ठीक है, तो 25/5, 5 से कट कर हमने 5 बार, तो आंसर आपका कितना आ गया, 5। तो मीन हमारा जो छोटा मोटा मीन है, मतलब इसमें सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं। मीन्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, टेबल भी बनती है मीन्स पे। तो हमने एक छोटी सी देखी कि अगर हमारे पास सिर्फ नंबर दिए होते हैं तो उसका मीन हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमारे पास सिर्फ नंबर है तो सभी नंबर को आप प्लस कर दो, जो भी नंबर दे रखे हैं, और उसको डिवाइड कर दो उन जितने भी आपको नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको इस पे होमवर्क दूंगी, आज तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कल से आपको होमवर्क मिला करेगा मैथ्स पे। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ 8 5 9 10 12 18 16 20। ठीक है, इसकी मीन वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, ये नंबर्स दे दिया। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन डिवाइड बाय एन, समीशन ऑफ एन डिवाइड बाय एन। वैल्यू ले लेते हैं, 8 + 5 + 9 + 10 + 12 + 18 + 16 + 20। और इसको डिवाइड कर दोगे जितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किससे डिवाइड कर दोगे आप, 8 से डिवाइड कर दोगे। जितने भी नंबर से उनको प्लस कर देना है, और उतने ही नंबर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो इनको प्लस कर लेते हैं, 20 30 36 36 और 18 36 56 56 64 64 और 12 76 10 86 9 95 95 और 500 और 8 108। एक बार आप देख लेना कैलकुलेशन, थोड़ा सही से ऐड कर लेना, 108 डिवाइड बाई 8। अगर मैं गलत हूँ तो एक बार देख लेना, चेक कर लेना आप। 108 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लोगे, 2 5 10, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 2 4, 2 2 4, 2 7 14। तो कितना है आपका 27/2। ठीक है, कितना आ गया आपका 27/2। 2 से कोई भी डिजिट इजिली कट जाती है, पूरी पूरी कटती है। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। तो आंसर हमारा यानी कि मीन जो है वो आपका कितना आ जाएगा,
13.5। तो मीन वैल्यू आपकी, सिंपल मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कोई भी आपको नंबर दे रखा है उन्हीं सभी नंबर को आप प्लस कर दोगे और उतने ही नंबर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने आज 4 सब्जेक्ट पढ़े, फिजिक्स में टॉपिक्स पढ़े, केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़े, एसएसटी में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा है पॉट से रिलेटेड, और मैथ्स में हमने ये पढ़ा। कल से आपको मैथ्स पे होमवर्क भी मिला करेगा। जैसे मैंने मेन पढ़ा है तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन दे दिए, जितना सफिशिएंट है, जितना आप प्रैक्टिस पे आ जाओ, बस उतने क्वेश्चन मैंने आपको दे देने हैं। आप उनको बी ऑनेस्टी करो ना करो वो आपकी बात है, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस को करना है बी ऑनेस्टी, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कुछ इसमें ऐड ऑन कराना है तो आप मुझे बता सकते हैं, रिप्लाई करके मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है, कि इसमें मैम ये चीज़ आप ऐड कर दीजिए, हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है। रिगार्डिंग बोर्ड, रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।